नमस्कार, जेके अपडेट के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है, उसका आने वाले समय में जम्मू कश्मीर पर कैसा प्रभाव हो सकता है, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी, जो कि विशेष करके स्वास्थ्य विभाग को अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर काफ़ी काम किया है। रोहित जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रोहित जी, ये मौजूदा समय में जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लोग आज सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर में जो अभी तक पोजीशन है, अगर उसे बाकी स्टेट से कंपैरिजन करें, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपकी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब है, उसके अगर कंपैरिजन देखें तो जम्मू कश्मीर काफ़ी बेटर पोजीशन में है इस वक्त। लेकिन अभी आप देखो कि जो पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में भी, तो आप देखो कि औसतन जो जम्मू कश्मीर में 2000 से ज़्यादा ही पेशेंट आ रहा है, रोज़ संक्रमित हो रहे हैं। और अगर आपको मैं डाटा बताऊं तो पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में मोर देन 85 डेथ हुई है कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी हालात जहाँ पर संगीन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर अभी सरकार थोड़ी सीरियस नहीं होती है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हुए हैं, जैसे जम्मू संभाग में उसने 8 कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, उसके बाद 15 कोविड हॉस्पिटल कश्मीर संभाग में बनाए हैं। इनमें बेड कैपेसिटी तो है, अभी जम्मू में 600 कुछ बेड आए हैं, जो 8 जो कोविड हॉस्पिटल हैं, और अभी मेडिकल कॉलेज में 380 बेड हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो HDU है, आपका हाई डिपेंडेंसी वार्ड है, जहाँ ICU है, ये ऑलमोस्ट फुल है। अगर आप देखें तो नारायणा हॉस्पिटल है जो आपका कोविड हॉस्पिटल है, फिर आपका एस्कॉम है, इन दोनों में ये ऑलरेडी फुल है। अगर उसमें 70 बेड है आपके नारायणा में, तो नारायणा में 70 बेड हैं, तो 60 ऐसे पेशेंट होंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी लाइन में हैं, जो वहाँ पर उन्होंने पहले से बोला हुआ है कि अगर कोई बेड खाली होता है तो हमें भी वहाँ पर परमिशन दी जाए। सेम पोजीशन बत्रा में है, जो खासतौर पर जो गंभीर रूप से जो क्रिटिकल केयर जो जिन्हें चाहिए, तो उनका क्या है कि जो एस्कॉम का जो ICU है वो भी फुल है, मेडिकल कॉलेज में भी सेम पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार को खासतौर पर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, उन्हें इस ओर देखना चाहिए कि अभी हमें किस तरह से सुविधाओं का विस्तार करना है। आप कोविड केयर सेंटर बना रहे हो, जैसे MA स्टेडियम में बना रहे हो, जहाँ आपका ऑलरेडी यूथ सब्सिडेंस स्पोर्ट्स का जो यूथ हॉस्टल है, जहाँ आपका यात्री निवास है, लेकिन वहाँ पर आप वो सुविधाएं नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज को आप छोड़ दें या दूसरे जितने भी जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जितने भी पेशेंट, उन सभी को क्या है कि उन सभी को चाहिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नहीं तो आप देखो कि मोर देन 90 जो % है पेशेंट है वो घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में वही आ रहा है, तो आप MA स्टेडियम में ऑक्सीजन नहीं करवा सकते हो प्रोवाइड, आप यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के उस यूथ हॉस्टल में नहीं करवा सकते हो। वो ठीक है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनका जहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं है, उनके लिए कोविड केयर सेंटर अच्छे हैं, लेकिन आप कोई किसी पेशेंट को अगर आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो वो पॉसिबल नहीं। जैसा कि आपने कहा कि जिस प्रकार से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात और भी क्रिटिकल हो सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हालात को संभाल सके? तब अगर इतनी भारी संख्या में जो आएंगे पेशेंट्स आएंगे, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा यहाँ पर? क्या मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप 1 मार्च का अगर डाटा देखें, 1 मार्च इसी साल की बात बता रहा हूँ, 1 मार्च को आपके पास जो एक्टिव पेशेंट थे वो सिर्फ 600 के आसपास था, लेकिन आप कल का डाटा देखो तो आपका ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसी में आप अगर 2 महीने में नहीं हुए, 2 महीनों में अगर आपके 19,000 के आसपास एक्टिव पेशेंट है सिर्फ अगर आपके पास है, तो आप इससे लगा सकते हो कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। आप हर दिन 2000 पेशेंट आ रहा है, आप मानो कि 2000 पेशेंट से सिर्फ 10% पेशेंट जो है वो मेडिकल कॉलेज या दूसरे हॉस्पिटल हैं, आपका डोडा मेडिकल कॉलेज है, आपका रिजौरी मेडिकल कॉलेज है, कठुआ मेडिकल कॉलेज है, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, आप उन सभी को, मुझे लगता है कि अभी से ही वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कर रही है तैयार, लेकिन अभी उस लेवल की मुझे लगता नहीं है कि हमारे यहाँ तैयारी है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको टेंशन में डालना चाहता हूँ या किसी को भयभीत करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए जो बोलना चाहता हूँ कि लोग खुद ही सारे प्रिकॉशन लें, अभी से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, अपने आप को सैनिटाइज करें, ताकि उन्हें हॉस्पिटल में
जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो इन्फेक्टेड ना हो। मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट की तरफ अगर आप ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट ना हो तभी अच्छा है, आप खुद ही संभल जाए। क्योंकि आपकी जब आप हॉस्पिटल में पहुंचोगे आपको हैरानगी होगी कि पिछले 3-4 दिन से जो आप देखो जो होम आइसोलेट हैं लोग, उनकी कितनी डेथ हो रही है। बागे बहू का 21 साल का लड़का, उसकी घर में ही डेथ हो गई। आपका उधमपुर का एक 37 साल का या 35 साल का, मुझे भी इस पर भी मैं बात करूंगा कि क्यों लोग घरों में उनकी मौत हो रही है, जब लोगों को पता है कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है तो वो अस्पताल पहुंच नहीं पाए कि जहाँ वो जाना नहीं चाहते थे। मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपने क्या हुआ कि जब लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा एकदम से पेशेंट की जो गिनती बढ़ी थी, एकदम से संख्या बढ़ गई थी, उनका क्या हुआ था कि हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं रही थी। तब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है, ठीक है, तो उन्हें क्या वो घर में ही आइसोलेट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब उसका क्या हुआ कि उसका बेनिफिट लिया जा रहा है इस साल। अब क्या हो रहा है कि जितने भी लोग आते हैं, आप देखो कि हॉस्पिटल में एडमिशन बड़ी कम लोगों की हो रही है, लेकिन कम की हो रही है उसके बावजूद भी आपके 50% से ज़्यादा जो बेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फुल हो गए। ठीक है। तो अगर इस संख्या में भी ये हालत है तो आप लोगों को, आपने पहले बताओ कि आपने लोगों को अवेयर क्या किया। आप मुझे बताओ कि अगर घर में कोई पेशेंट है, वो किसी के घर में पूरी फैमिली, आपको जान के हैरानगी होगी, पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है, तो उन लोगों को आप पूछो कि क्या उन्हें कोई फ़ोन जा रहा है कि आपने कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है? बिल्कुल नहीं रखना है। उससे क्या हो रहा है कि वो घबरा भी रहे हैं और उनमें एक आप देखो एक मानसिक तनाव भी पैदा हो रहा है, ठीक है। उस वजह से भी लोगों में परेशानी आ रही है। अब आपको सोरा इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है कि एक ऐसी साइकेट्रिक ओपीडी भी स्टार्ट किया, मतलब टेली ओपीडी स्टार्ट की हुई है कि अगर कोई उसमें किसी को परेशानी आती है, किसी को तनाव है, तो वो उसे फ़ोन पर पूछ सकता है। लेकिन ऐसे जम्मू में अभी तक मैंने सुना नहीं कि जम्मू में ऐसी कोई ओपीडी कोई स्टार्ट की हुई है तो, लेकिन साइकेट्री की मैंने सुना नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जिस तरह से लोगों में प्रेशर बढ़ रहा है और जिस तरह से लोगों की घरों में डेथ हो रही है, उससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो जिससे भी लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं, डेथ तो कहीं हो ही रहे हैं जिससे इन्फेक्टेड आ रहे हैं, वहीं पर उनकी पोजीशन देखनी चाहिए कि किसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और किसे नहीं है। अगर आप वहीं पर देखते हो, मतलब कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चाहिए था कि, क्योंकि इनके पास तो डाटा है, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो इनके पास पूरी डिटेल होती है उसकी, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है। अगर एक साथ मामले सामने आते तो उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा रहा है, बावजूद उसके वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो किसी प्रकार की नहीं दी जाती। देखो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बेशक गवर्नमेंट कर रही है। मुझे लगता है कि जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन ना हो 5-6 दिन या 7 दिन के लिए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन देखो जम्मू में कितनी है, कहाँ पर सकती है, मुझे एक चीज़ बता दो कहाँ पर। आप सिर्फ उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करोगे, यही करोगे ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करोगे, तो उससे क्या होगा, आपको यही पता चल रहा है कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। आप उस एरिया में जाओ, कहीं पर कोई रोकता नहीं है आपको, उस एरिया में आप आराम से जा सकते हो। और जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के जो आपके वार्ड है, वहाँ पर अटेंडेंट हैं, जब आपका एक इन्फेक्टेड बंदे के साथ जब अटेंडेंट है, तो जो अटेंडेंट बाहर निकलेगा वो भी तो नेचुरली इन्फेक्टेड होगा। बिल्कुल। तो वो कहाँ जा रहा है, या जितने लोग घरों में जा रहे हैं, क्या पहचान है कि ये बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब उसकी जब पहचान ही नहीं है तो वो कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लोग एक कोरोना बम की तरह फैल रहे हैं, ठीक है। वही सारा जम्मू कश्मीर में जो कोरोना फैल रहा है, पहले आपने गौर नहीं किया होगा कभी डाटा का, जब 1 मार्च के बाद का आप डाटा एनालाइज करना, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर का 20 से 30% जो इन्फेक्टेड लोग थे वो ट्रैवलर थे, ठीक है। उसमें बहुत से लोग वो थे जो कश्मीर फेस्टिवल्स में आए हुए थे, जो बाहर से लोग गवर्नमेंट ने मंगवाए थे, बहुत से लोग वो भी इन्फेक्टेड थे, जिनकी वजह से भी बड़े लोग इन्फेक्टेड हुए। फिर जहाँ पर जितनी यात्राएं चल रही थी वहाँ पर आप देखो रोज़ अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग कितनी जगह घूम कर आते हैं। एक दिन की आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि रघुनाथ बाजार में एक दिन 8 लोग इन्फेक्टेड आए, ठीक है। वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और वो भाग गए वहाँ से। जब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो एक रेलवे के एक डिब्बे में बैठे हुए मिले। तो अब वो लोग, आप खुद सोचो कि उन लोगों ने कितना संक्रमण फैलाया होगा। जब इस तरह की सिचुएशन है तो आप कंट्रोल कहाँ कर पाओगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को चाहिए वो पूरी तरह से लॉकडाउन लगाए। अभी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज है उन पर डिपेंडेंट ना हो। मेडिकल कॉलेज में क्या हालत है सभी को पता है। आज जैसे ऑक्सीजन को लेके पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। विशेष दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को।
तो जम्मू कश्मीर में क्या ऑक्सीजन के हालात हैं मौजूदा समय में? क्या प्रॉपर ऑक्सीजन है? आने वाले दिनों में अगर मामले बढ़ते हैं तो क्या लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी? आप देखो, जब लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा इंसिडेंट, तो मेडिकल कॉलेज में 4-5 लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली थी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी और जो हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिली थी, उस वजह से 4-5 लोग। उसके बाद थोड़ा सा सबक लिया इन्होंने, हमारे जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लू जी या दूसरे जो हायर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया था कि 37 के आसपास जो अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन्हें मंजूरी दी थी, उसके लिए 200 कुछ करोड़ रुपया वो भी किया था। कश्मीर में बने हैं अभी 2-3 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की इनाग्रेशन हुई है 1-2 दिन में ही पहले ही। लेकिन जम्मू में क्या हुआ कि जम्मू में जिस ठेकेदार को उन्होंने टेंडर दिया था उस ठेकेदार ने बनाया ही नहीं, ठीक है, तो वो ठेकेदार ही भाग गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इन्हें रीटेंडर करना पड़ा। अभी भी सीडी हॉस्पिटल जम्मू और अपना गांधीनगर हॉस्पिटल में 2 तैयार है, लेकिन अभी उसे भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम वर्किंग नहीं है, वर्किंग नहीं है। लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हुए हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लिया हुआ है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की एक प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करता, उसे क्या रीफिलिंग वाला सिस्टम है और वो रीफिलिंग होती है सारी हिमाचल से। खुदा न खास्ता कभी हिमाचल में केस बढ़ते हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हिमाचल गवर्नमेंट क्या परमिट करेगी जम्मू के लिए ऑक्सीजन? बिल्कुल, क्योंकि वो प्रेफरेंस उसके लिए होगी। अभी उसकी कैपेसिटी है 10 मीट्रिक टन रोज की। 10 मीट्रिक टन में से अभी आपके मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन पहले तक 7 या 8 मीट्रिक टन गैस उसकी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही थी। मुझे लगता है अभी तो ऑलमोस्ट और पेशेंट बढ़े हैं, 10 की 10 ही यूज़ हो रही होगी। तो बाकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं आपके, जो 8 जो प्राइवेट में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, उनकी जो कैपेसिटी है वो दिन की है 2,500 के आसपास सिलेंडर, ठीक है। तो जिस तरह से आपकी बढ़ रही है, जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये भी काफ़ी हो पाएगी। अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो जितने भी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पर्यावरण इसके साथ जुड़ता आप देख रहे हैं। जैसे दिल्ली की हवा पहले ही बड़ी प्रदूषित थी, अगर महाराष्ट्र की बात करें, बॉम्बे जैसे शहरों, तो वहाँ पर वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जम्मू कश्मीर हालांकि उस मामले में बड़ी राहत वाला है कि यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर वो नहीं है जैसा कि दिल्ली में देखने को मिलता है। तो क्या दिल्ली में जो आज हालात बने हैं कोविड की वजह से बने हैं ज़्यादातर ऑक्सीजन के लेकर, जहाँ इसमें पर्यावरण भी कहीं ना कहीं शामिल है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो सारा आप देखो कि अगर एक डाटा आया है अभी थोड़े दिन पहले कि इंडिया क्या है कि इंडिया बर्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, इंडिया लीडिंग कंट्री है। और अभी भी हमारे पूरे इंडिया में क्या है कि जितनी ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है हॉस्पिटल में, उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है इंडिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, जो ऑक्सीजन टैंकर हैं जो इसे आगे सप्लाई करते हैं, वो इंडिया के पास बड़े कम है। अभी जो मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था, तो कोई हार्डली कोई 1,500 से कम ही है वो। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो जिन स्टेट्स में ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन है नहीं, और जिन जगह पर ऑक्सीजन जनरेट हो रही है जिन स्टेट्स में, वहाँ से जहाँ तक लाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो तो खैर एक नेशनल इशू है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर में तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आपको पता ही है, प्राइवेट जो है 8 हैं। उसके बाद आपका 2 अभी कल कश्मीर में स्टार्ट हुए, 1-2 और हॉस्पिटल में हैं। अभी बन तो रहे हैं, लेकिन अभी जो डोडा वाला इंसिडेंट हुआ अभी आपको कल वो टैंकर ट्राला इक्विपमेंट जो मशीनरी लेकर आया था टैंकर, वो ट्राला लेकर आया था, वो ट्राला ही भाग गया बिना। तो उससे क्या होगा कि अभी डोडा मेडिकल कॉलेज में भी थोड़ी परेशानी होगी। डोडा मेडिकल कॉलेज में भी आपका जो है थोड़ी से जो एक टाइम लिमिट रखी थी इन्होंने कि हम अप्रैल एंड में जहाँ मई स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देंगे, मुझे लगता है अब उसमें डिले हो जाएगा, क्योंकि नए सिरे से फिर पंजाब से मशीनरी आएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये लोगों की ज़िंदगी का मसला है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो पॉपुलेशन है 1,35,00,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अभी जिस स्पीड से जो कोरोना फैल रहा है, तो आने वाले दिनों में तो हॉस्पिटल्स में और प्रॉब्लम होगी। अब जैसे प्राइवेट प्लांट्स की बात की, तो उसे लेके टीमें बन रही हैं, निगरानी टीमें बन रही हैं, वो देखेंगी वहाँ पे जाके कि वहाँ से सप्लाई सीधी अस्पतालों में जा रही है या नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात भी की जा रही है, तो ये क्या थोड़ा इसमें कोई असर डालेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल डालेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू प्रोविंस में 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, उनकी दिन की कैपेसिटी 2,500 इसकी है, अपनी 2,500 सिलेंडर जे कर सकते हैं, रीफिल कर सकते हैं। तो उसमें और ऐसे इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर की बात है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनमें टोटली रोक लगा दी है कि आपको जितनी भी ऑक्सीजन जनरेट होती है वो सारी आपको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो खासतौर जो आपके हॉस्पिटल हैं,
हॉस्पिटल में ही आपको सारी सप्लाई करनी है, तो उसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा ही हॉस्पिटल को, मरीजों को भी। लेकिन आप कब तक इन पर डिपेंडेंट रह सकते हो, जब आपके आज तो पिछले साल का इन्होंने ये सबक लेना चाहिए था कि हर हॉस्पिटल में कम से कम एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, जो उस हॉस्पिटल के जितने पेशेंट की जितनी बेड कैपेसिटी है उसके लिहाज से वो ऑक्सीजन जनरेट कर सके। अगर उस तरीके से वो करता तो मुझे लगता है कि लेकिन इन्होंने सबक लिया नहीं। जितने ढीले तरीके से इन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, चाहे वो डुल्लू साहब हो, चाहे दूसरे प्रिंसिपल्स हों, जहाँ हमारे बाकी जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसे मुझे लगता नहीं इतना सीरियसली लिया। क्योंकि अगर इतना सीरियसली लिया होता तो आज ऑक्सीजन प्लांट जितने भी है वो फंक्शन कर रहे होते। और मुझे लगता है इन्हें प्राइवेट क्या होता, तब प्राइवेट एक बैकअप में होते कि अगर आपका जो समझ लो कि अगर आपका 10,000 पेशेंट एडमिट है, तो उस 10,000 पेशेंट में अगर प्रॉब्लम आती, आज आपके पास बैकअप क्या है? कुछ नहीं है। आज अगर आपका एकदम से लोड बढ़ता है, जिस तरह से आपका रोज 2,500 पेशेंट आ रहा है, कल को 3,000 भी हो सकता है, जैसे प्रेडिक्शन हैं 3,000 3,500 भी हो सकता है। उस लिहाज से देखा जाए तो आपके पास बैकअप कोई नहीं है। जब आपके पास प्राइवेट वाले भी अगर ख़त्म हो जाए, 2,500 आपका सिलेंडर, इसकी भी आपके डिमांड जो है वो पूरी हो जाए, इतना पेशेंट आ जाए, फिर आप कहाँ से जाओगे? फिर आप बाहर की स्टेट से जाओगे। बाहर की स्टेट आपको कौन देगी ऑक्सीजन? जो हालात हैं, आपको क्या दिल्ली देगी? आपको हिमाचल, दिल्ली वाले तो आगे रोना रो रहे हैं, पंजाब वाले आगे रोना रो रहे हैं, हरियाणा वाले बोलते हैं कि वो उनकी तो आपस में लड़ाई लगी हुई है। कल को हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि राजस्थान ने हमारी वहाँ पर रोक लगा दी है, तो आपको जम्मू कश्मीर में कौन देगा? जम्मू कश्मीर अल्टीमेटली क्या होगा कि जम्मू कश्मीर अपने ऊपर जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं कर, तब तक ये इसकी प्रॉब्लम आएगी ऑक्सीजन की। लेकिन खुदा न भगवान ना करे ऊपर कि अगर आप जो अभी जो स्थिति है उसे अगर यहीं पर कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली लॉकडाउन की तरफ सोचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये जो वीकेंड लॉकडाउन है, टोटली लॉकडाउन की आपने बात की, तो कितने दिन का आप लॉकडाउन मान के चलते हैं कि अगर इतने दिन का लॉकडाउन हो तो उससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है? देखिए, मेरे जितनी अभी तक बड़े सीनियर डॉक्टर से बात होती है, जो इसी फील्ड के डॉक्टर हैं, रोज़ बात होती है, रोज़ मैं 8-10 डॉक्टर से बात करता ही हूँ, तो उनका जो अगर उनके एक्सपीरियंस है, उनकी जो बातें हैं, उस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम 15 दिन या 7 दिन पहले लॉकडाउन लगाए, उसके बाद, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर्स का मानना है कि आपका जो वीकेंड लॉकडाउन कोई असर नहीं करता। नेचुरली वीक और जे आप बोल रहे हो कि रात को आप कर्फ्यू लगा दोगे, क्या होगा? सुबह कोरोना भाग जाएगा और रात को आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मानता हूँ इससे प्रॉब्लम आएगी लोगों को, लेकिन किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, डेथ रेट जो बढ़ रहा है, अगर आप हैरान हो जाओगे कि फरवरी में, हार्डली फरवरी महीने में जम्मू कश्मीर में 15 या 16 डेथ हुई है, ठीक है। और इस महीने अप्रैल में अभी तक ऑलमोस्ट 150 डेथ हो चुकी है। तो आप ये सोचो, और आज की फिगर बता रहा हूँ, आज सिर्फ 60 डेथ अभी मेडिकल कॉलेज में अभी तक हो चुकी हैं। तो आप ये सोचो कि किस स्पीड से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि इसमें जो मर रहे हैं, इसमें बड़े यंग लोग मर रहे हैं। 21 साल का लड़का, 35 साल का, 40 साल का, आप मतलब बिलो 50 देखो आप। अब एक इसमें लास्ट सवाल चलते चलते आपसे बात करूंगा कि लोग ना तो टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आखिर लोगों में डर किस चीज़ का है, वो समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो, लोगों में डर किसी चीज़ का नहीं है, जिसमें थोड़ी हमारी गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी, मैं कहूँ तो लापरवाही है। आप मैं 20 साल हो गए मुझे हेल्थ कवर करते हुए। मैंने जब भी कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखा है, उससे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, ठीक है। अभी रुबेला वाला हुआ था, अगर याद होगा आपको। तो रुबेला से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, काफ़ी वर्कशॉप की थी, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ की थी, मीडिया के साथ की थी। लोगों को उन्होंने, जो दूसरे आपके पंच सरपंच या दूसरी चीज़ें, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई खास अवेयरनेस की है। लोगों को बताया ही नहीं है कि आपका, अभी आधे लोग तो यही सोचते हैं कि इससे पता नहीं क्या बुखार हो जाएगा वैक्सीनेशन से हम पता नहीं क्या कोई इसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। जब आपको पता है, अगर आप लोगों को बताएंगे कि भाई वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? लोगों को आप बताओ कि वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास अल्टरनेटिव क्या है बचने के लिए। कुछ भी नहीं है। कोई इसकी कोई टेबलेट तो आई नहीं है, कोई इसका इलाज तो आया नहीं है। आपके पास क्या है? जहाँ वैक्सीनेशन है, जहाँ आप SOP पर उसे तो पूरी तरीके से लागू करो कि आप मास्क, टेस्टिंग की भी सेम पोजीशन है। वही चीज़ है, लोगों को ये है कि टेस्ट करवा कर करेंगे क्या हम?
बड़े लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट करवा कर करेंगे क्या। आधे कुछ लोगों को सिम्टम आ रहे हैं, जैसे है ना कि बुखार है, वो खुद ही अपना एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर रहे हैं, या लिम्सी खाना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी चीज़ें खाना स्टार्ट कर, दूसरे को पूछते हैं क्या तुझे क्या हुआ है। बड़े लोग इसी चक्कर में कि क्या करेंगे, उस वजह से भी जो डेथ हो रही है। इस बार जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो इस बार कोरोना है ये ज़्यादा घातक है, जो मल्टीपल ऑर्गन्स पर अटैक कर रहा है, तो उस वजह से लोगों को ये सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस किसी को भी कोई सिम्टम लगता है या जो कोई किसी के कांटेक्ट में आता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उससे मुझे लगता है कि अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जी अपनी सेफ्टी के लिए ही नहीं है, आपकी पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपके मोहल्ले की सेफ्टी के लिए, आपके पूरे एरिया की सेफ्टी के लिए। आप क्यों कोरोना बम बनना चाहते हो? आपकी खुद की भी जान को खतरा है ऐसे, और दूसरे जो आसपास के लोग हैं, कोरोना को आप हल्के से नहीं लेना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। आपको क्या है कि इससे इतनी वीकनेस हो जाती है कि उठना मुश्किल हो जाता है। ये लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है। हमें पहले अपनी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम इन्फेक्टेड हैं या ठीक है। अगर ठीक है तो हमें पूरी SOP इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें बेकार में हमें अपने घर से, अगर जिससे ज़रूरत नहीं है उसे अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। और जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एडवाइजरी आती हैं, हमें उस सबको मानना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रोहित जंडियाल, जिन्होंने बड़ी बारीकी से हर एक चीज़ को विश्लेषण करके बताया कि क्या मौजूदा समय में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है, और लोगों को अब सरकार पे निर्भर नहीं रहना है, लोगों को खुद अपनी सुरक्षा करनी है। कहीं ना कहीं उन्हें अवेयर होने की ज़रूरत है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात की गई है, तो लोगों को आगे आकर, अगर उनको कोई सिम्टम है तो आगे आकर वो अपना कोविड टेस्ट करवाएं। अगर उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन ही हमें कोरोना से लड़ने की ताकत देगी। हालांकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा भी हम दावा नहीं करते हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आप संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी, कम से कम इतना सुकून जरूर रहेगा। मुझे दे अश्विनी गुप्ता को इजाज़त अपनी टीम के साथ। जय हिंद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।